अस्सलाम वालेकुम जी। जियो पॉडकास्ट में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और जियो पॉडकास्ट के ये सिलसिला जिसमें हम मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़, मुख्तलिफ एक्टर्स, क्रिकेटर से आपकी बात कराते हैं, इंस्पायरिंग स्टोरीज़, सक्सेस स्टोरीज़ उनकी डिस्कस करते हैं कि वो आज बड़े मकाम तक कैसे पहुँचे, उनकी जर्नी कैसी रही है। आज के जो गेस्ट हैं वो मेरी कह लें कि पर्सनल फेवरेट और मेरी ख्वाहिश पर उन्होंने मुझे टाइम दिया, तो मैं ऑन रिकॉर्ड भी इनकी शुक्रगुजार हूँ, उनका शुक्रगुजार हूँ। और साथ ही ये मैं बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि 2000 और जिन जो लेट 90s की जनरेशन है, उन्होंने अगर इनको सुने बगैर उनकी ज़िंदगी या उनकी म्यूज़िक सेंस पूरी नहीं होती। मैं बात कर रहा हूँ जुनैद खान की, जो आजकल की जनरेशन को शायद एज एक्टर वो बहुत पसंद है और उनकी एक्टिंग कमाल है। लेकिन मैं जिस दौर पर आज बात करना चाहूँगा वो है उनकी म्यूज़िकल जर्नी पर, जब कॉल बैंड आया 2002 में। और उस दौर में जब ये आए तो फिर सारे पीछे हट गए। और उस दौर का जो कंपटीशन था वो शायद आज के कंपटीशन से बहुत ज़्यादा सख्त था। हमारे साथ मौजूद हैं जुनैद खान, मारूफ एक्टर, मारूफ म्यूजिशियन, सिंगर। बहुत बहुत शुक्रिया आपको जुनैद। मुबशर साहब, थैंक यू सो मच। पहले तो इतने प्यारे इंट्रोडक्शन का बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको मुबारकबाद हो। आप न्यूज़ और फिर अब पॉडकास्ट, ये क्या चक्कर चल रहा है? बस वक्त के साथ साथ अपने आप को अपग्रेड कर रहा है हर कोई। जिस तरह आपने म्यूज़िक से एक्टिंग पे आ गए, मैं स्टार्ट करना चाहूँगा आपकी जर्नी से। वो लोग जो आपको एज एन एक्टर ज़्यादा जानते हैं अब, हाँ। उनको बताने बहुत ज़रूरी है कि आप एक ज़बरदस्त म्यूजिशियन हैं और अभी भी आप गाने गा रहे हैं। आपके अभी भी एक ट्रैक आया है, आपकी नज़र आया है अभी कुछ दिन पहले, उस पर भी बात करेंगे। ये जर्नी शुरू कैसे हुआ? कॉल बैंड 2002 में बना कैसे? ख्याल कैसे आया? उस दौर में तो कंपटीशन बहुत था, ईपी का दौर था, उससे पहले कुछ टाइम पहले जुनून था, स्ट्रिंग्स उस दौर में बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे थे। कॉल एक्चुअली लेट 90s में एक अंडरग्राउंड बैंड होता था मेरे बगैर। अच्छा। मैं उस वक्त नहीं था पिक्चर में। अंडरग्राउंड बैंड होता था और ये इंग्लिश कवर्स करते होते थे। उसके बैंड में उस वक्त लाइनअप में जुल्फ़ी के दो बड़े भाई होते थे। खुरम जब्बार जो कि ड्रम प्ले करते थे, दानिश जब्बार जो कि गाते थे, शहजाद अमीद हमारे बहुत सीनियर गिटारिस्ट है वो, उमर परवेज़, जुल्फ़ी कभी कभार पियानो में स्ट्रिंग्स वगैरह पे बैठता था। सो ये लाइनअप होती थी। इसके बाद ये सब अपने प्रोफेशंस में इधर उधर चले गए, बैंड तितर बितर हो गया। खुरम भाई, जुल्फ़ी के बड़े भाई, अमेरिका से वापस आते हैं और अराउंड सन 2002 के आसपास, और वो चाहते हैं कि जी दोबारा से बैंड शुरू किया जाए। तब उनको तलाश होती है बैंड मेंबर्स की, और उनको ख़ास तौर पे वोकलिस्ट की तलाश होती है। तो तब थ्रू कॉमन फ्रेंड्स उनकी मुलाकात मुझसे होती है, और वहाँ पे एक छोटी मोटी एक हमारी कैजुअल सी मीटिंग होती है। समझ लो एक ऑडिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ मैं सुनाता हूँ, कुछ वो आपस में डिस्कस करते हैं। फिर वहाँ पे डिसाइड होता है कि हाँ जी, ये जुनैद हमारी लाइनअप का हिस्सा हो चुका है। उस वक्त फिर सोचा जाता है कि ये कॉल को हम नाम यूज़ करें या फिर कोई और नाम से आएँ। तो मेरी राय उस वक्त ये थी कि ये नाम मुझे अच्छा भी लग रहा था, समझ भी आ रहा था। कॉल मतलब एक पुकार, इसका मतलब है कॉलिंग, एक आवाज़, किसी की एक आवाज़, दिल की आवाज़, मैसेज, ये उस सेंस से कॉल नाम था। तो मैंने कहा नाम मुझे अच्छा लग रहा है, तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं, इसी नाम को। वहाँ से फिर कॉल का सफ़र शुरू हुआ। मेरा अपना म्यूज़िक का सफ़र तो यूनिवर्सिटी में शुरू हुआ था, जब मैं इंजीनियरिंग के तीसरे साल में था। और वहाँ पे मैं घर में गा लेता होता था। मेरा नेबर था, वो गिटार बजाता था, मैं गाता था। वहाँ से म्यूज़िक की लिस्टिंग शुरू हुई, इंटरनेशनल बैंड्स का एक्सपोजर मिला मुझे। वरना उससे पहले हम आई एम एन 80s चाइल्ड, तो हम इंडियन गाने सुनते होते थे या पाकिस्तानी सुनने होते थे। पाकिस्तानी में मैं जुनैद जमशेद वाज द आवाज़। जुनून जुनून से मैं ज़्यादा रिलेट करता था, क्योंकि जुनून एक बड़ा रफ़ और वो रफ़ म्यूज़िक था उनका, रफ़ रॉ म्यूज़िक था, एग्रेशन था जुनून के अंदर, जो मुझे बड़ा पसंद था। मैं ख़ुद भी इस तरह की पर्सनालिटी का था, ज़रा खामोश तबीयत था। तो मेरे अंदर वो एक अर्ज थी कि यार मुझे फट के बाहर आना है, अपनी आवाज़ को एक्सप्लेन, अपनी मैसेज को लेके आना है, कम्युनिकेट करना है दुनिया से। सो मुझे रॉक से मैं बहुत ज़्यादा रिलेट करता था, उसमें एक एग्रेशन भी था। तो मैं जुनून से बहुत रिलेट करता था कि जुनून ये बैंड है जो मुझे समझ आता है, इंस्पायर करता था। इंस्पायर करता है। फिर मैं जब परफॉर्मेंसेस देखता था जुनून की,
तो आई यूज्ड टू बी ब्लोन हुआ है। अलहमरा ओपन एयर लाहौर में एक बड़ा वेन्यू है, और वहाँ पे मैं जब भी जाता था, उस ज़माने में कार भी नहीं थी, फैमिली कार थी, लेकिन हम बच्चे थे तो हमें अलाउड नहीं था, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे भी जाके शोज़ देखे हुए हैं, लाइनों में लग लग के धक्के खा के और टिकटें ली हुई हैं, और शोज़ देखते थे, हम इंस्पायर होते थे। तो होता था कि यार ये आदमी अली अज़मत, ये बैंड ये कमांड करता है पूरे अरीना को, और ये कैसे धड़ल्ले से अपने अपने अल्फाज को एक्सप्लेन कर रहे हैं और अपने मैसेज को बता रहे हैं, दिल की आवाज़ को कम्युनिकेट कर रहे हैं, और लोग सुन रहे हैं और इंस्पायर हो रहे हैं। तो मुझे होता था कि यार मुझे भी एक लाइव बैंड का हिस्सा बनना है, और इसी तरह ही अपने दिल की बात करनी है दुनिया के सामने। तो वो था शौक़ था, वहाँ से बड़ा, और फिर कॉलेज में। सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, इस पर हम मज़ीद भी बात करेंगे। ख्वाब देखना बहुत ज़रूरी है, जिस तरह हम अक्सर बात करते हैं, और ख्वाब सच्चे होते हैं। जिनकी ये बात कर रहे हैं अली अज़मत की, जिनसे इंस्पिरेशन लेते थे, जिनके म्यूज़िक से बहुत इंस्पायर्ड थे, फिर कुछ अर्सा पहले आपने उन्हीं के साथ धरती के खुदा भी गाया। हाँ हाँ फिर हाँ वो जब ख्वाब देखना और ख्वाब का पूरा होना, वो जो कहते हैं ना मैनिफेस्ट करना, मैनिफेस्टेशन, फिर जब सामने हुई, फिर वो वही फीलिंग थी कि यार ऑफ कोर्स यार, आई मीन जो आपके जो समझ लें आपके जो मेंटोर्स होते हैं, वो चाहे जिस भी आप स्टेज में हो, आपके लिए जो रिस्पेक्ट है आपके दिल में उनकी, वो तो हमेशा रहती है। तो जब अली से हमारी ये प्लानिंग हुई कि हमने परफॉर्म करना है अली के साथ, तो जैम रूम से ही मैं इन ऑ था ऑफ द सिंगर दैट ही इज़। और मैंने कहा अली भाई आप जो कहेंगे हम वो करेंगे। अली भाई मुझे कह रहे थे कि यार जो तुमने करना है तुम करो, जैसे तुमने जो पार्ट तुमने गाना है तुम गा लो। मैं कहा नहीं भाई, आप जो बताएंगे हम वैसे करेंगे। तो स्टेज पे हमने प्लान किया, और हमने उसको वो नॉस्टैल्जिक फील आ रही थी, नर्वसनेस के यार वो ऑफ कोर्स सुनते थे। ऑफ कोर्स वो धरती का खुदा इटसेल्फ वाज अ डिफिकल्ट सॉन्ग, और हमने पकड़ा भी डिफिकल्ट। ये मैंने और जुल्फ़ी ने, ये जुल्फ़ी का आइडिया था कि ये धरती का खुदा होना चाहिए। मैंने सोचा था कि यार हम कोई और ज़रा पॉपुलर टाइप गाने पकड़ लेते हैं, खुद ही पकड़ लेते हैं इस टाइप गाने। जुल्फ़ी कहा नहीं, हम धरती का खुदा करेंगे, डिफरेंट गाने कभी हुआ ही नहीं है, एज ए गुड आइडिया, और चैलेंजिंग भी था गाना वो। तो साथ में अली अज़मत खड़ा हुआ है और साथ में हम परफॉर्म कर रहे हैं, तो एक बहुत अच्छी फीलिंग थी, बहुत बड़ी फीलिंग थी। कमिंग बैक टू कॉल बैंड 2002 में बना, और शायद उसका पीक वो था जब आपकी एल्बम आई जिला वतन, धूम आई, और साथ में जब वो 2009 वर्ल्ड कप के बाद आपका वो बदल दो ज़माना गाना, वो तो फिर हर वक्त टीवी पे चल रहा था। हाँ, कॉल आई थिंक 2002 में हम शुरू हुए। हमने पहला गाना हमारा जब निशान निकला, तो इंटरनेट यूट्यूब नया नया आया था उस वक्त, और वो गाना सरप्राइजिंगली यूट्यूब पे वायरल, टर्म उस वक्त नहीं यूज़ होती थी, लेकिन वो वायरल हो गया था यूट्यूब पे, फैल गया था गाना, और लोग कह रहे थे यार ये कौन सी नई आवाज़ है और क्या CDs नया ले रहे हैं म्यूज़िक लोग। है, जो कि अजीब सा म्यूज़िक है, बड़ा रॉ है, और एग्रेशन है इसमें, एनर्जी है, एक डिफरेंट किस्म का इमोशन है। सो लोगों ने सुनना शुरू किया, और हमने फ़ौरन ही हमें आई थिंक लाइव शोज़ की क्वेरीज आना शुरू हो गया। वी वर आई थिंक विद द मैटर ऑफ मंथ्स वी वर ट्रैवलिंग एवरीवेयर, पाकिस्तान में कराची, लाहौर, इधर उधर हम हर जगह परफॉर्म कर रहे थे। इंटरनेशनली हमारे टूर शुरू हो गए। एल्बम हमने फिर 2005 में रिलीज़ की, जिसमें सब भुला के गाना था, जिसमें शायद गाना था, पुकार था। फिर हम थोड़ा कमर्शियल साइड पे आना शुरू हो गए। तो कंपोज कौन करता था सब भुला के और पुकार? यार हमने जो जुल्फी थे। पहली एल्बम जो थी वो 70% मैंने कंपोज की थी, और एक हमारा पहला गिटारिस्ट होता था उस्मान, जुल्फ़ी से पहले वो होता था, उसने कंपोज की थी। जुल्फ़ी हमें प्रोड्यूस करा था थ्रू आउट, बिकॉज जुल्फ़ी वॉज टेक्निकली वेरी साउंड, और वो ईपी के एल्बम प्रोड्यूस कर चुका था, जल को भी प्रोड्यूस कर रहा था। तो जुल्फ़ी हमारी एल्बम भी प्रोड्यूस करा थी। ही इज़ फिनोमिनल इवन राइट नाउ। उस वक्त भी ही वाज वन ऑफ द बेस्ट प्रोड्यूसर्स, जो कि हु कुड हैंडल रॉक, एंड ही वाज लर्निंग विद अस। हमारे साथ वो सीख भी रहा था और बहुत अच्छी तरह एग्जीक्यूट कर रहा था। सो जुल्फ़ी वाज द प्रोड्यूसर, और 70% हमने कंपोज करके हम ले गए जुल्फ़ी के पास। जुल्फ़ी ने उसको प्रोड्यूस किया, और उसके बाद फिर हुआ ये कि मेरा जो गिटारिस्ट था उस्मान, ही हैड टू रीलोकेट बिकॉज ऑफ हिज वर्क कमिटमेंट्स। तो फिर ही एग्जिटेड बाय चांस। उस टाइम पे जुल्फ़ी ईपी से एग्जिट कर रहा था,
सो जुल्फ़ी को वी एग्जिट कर रहे थे या आपने कहा यार भाई नहीं, ईपी से एग्जिट हो रहे, ईपी भी उसके इश्यूज चल रहे थे कुछ, तो ईपी बैंड टूट गया था ईपी हाँ, ईपी का बहुत क्लैश चल रहे थे, उनके इशू चल रहे थे, तो ईपी ऑलमोस्ट डिसबैंडेड एंड देन वी इनवाइटेड जुल्फ़ी ओवर बिकॉज ऑफ कोर्स ही वाज without a doubt a best option in terms of guitars, live playing and music composition. तो फिर हमने जुल्फ़ी के साथ बैठ के हमने बाकी यारी सारी एल्बम कंप्लीट की और जला वतन पहली एल्बम हमने रिलीज़ की और वो इंस्टेंटली बहुत हिट हो गई। हमें इंडिया ट्रैवल किया, हमने वहाँ पे एल्बम रिलीज़ की। इंडिया के लिए रॉक वाज वेरी डिफरेंट। तो आवाम पागल हो गई होगी। वो रॉक बजता था वहाँ पे, लेकिन रॉक से वो इतने फेमिलियर नहीं थे और बॉलीवुड हमेशा से बहुत डोमिनेटिंग था। सो उनमें जगह बनाना, वहाँ पे रॉक म्यूज़िक का आना और MTV इंडिया में गाने चल रहे हैं, शायद चल रहे हैं MTV इंडिया में, कि क्या हो रहा है भाई, ये रॉक कहाँ से आ गया एकदम। तो इट्स वेरी ओवरवेलमिंग फॉर अस। हमने फिर परफॉर्मेंसेस भी की। आई रिमेंबर एक और जुल्फ़ी और आप ही जाते थे? जुल्फ़ी, मैं और सुल्तान हमारा तीसरा बैंड मेंबर। अच्छा, इससे पहले कि हम इंडिया की परफॉर्मेंसेस पे भी बात करें कि वो कैसा एक्सपीरियंस रहा, जुल्फ़ी के बारे में जो आप बात कर रहे हैं, और आज के लोग कोक स्टूडियो से उनको ज़रा ज़्यादा जानते हैं कि वो जो म्यूज़िक बना रहे हैं बड़ा ज़बरदस्त, लेकिन उस दौर में भी अगर आप लम्हे वीडियो देख लें या जल की कोई और वीडियो देख लें, वो डायरेक्टर भी थे, DOP भी थे, पता नहीं कंपोजर भी थे, तो एज अ पर्सनैलिटी आप जुल्फ़ी को जिस तरह आप बात भी कर रहे हैं, इतना टैलेंट कैसे, और क्या वो आज सही जगह पर हैं कोक स्टूडियो, या वो नेस्कैफे बेसमेंट भी उन्होंने Well deserved, very well deserved. I think out of the people that I've seen throughout my journey in Pakistan, music producers, he's the most deserving, most deserving. क्योंकि he's very sensitive, और I think artist बहुत sensitive होता है, उसको होना चाहिए, बहुत दिल के करीब है वो अपने, very in tune with his heart, और ज़्यादा फील भी करता है, और जब ज़्यादा इंसान फील करता है तो अपनी सराउंडिंग को भी फील करता है, then you know what's happening around. तो कॉल बैंड टूट गया या जुल्फ़ी ने भी अपनी कमिटमेंट्स साइड पे हो गए, आप अपने एक्टिंग की तरफ? एक पॉइंट आया था जब कॉल टूटा था, आई थिंक बैक इन 2009-10 आई गेस, कॉल टूटा था ड्यू टू हमारे कुछ पर्सनल डिफरेंसेस थे, इसकी वजह से कॉल टूटा था। और फिर उसके बाद 4-5 साल के गैप के बाद फिर हम दोबारा से वापस आए, हमने अपने डिफरेंसेस को थोड़ा सा पीछे किया, हम थोड़े बड़े भी हो गए थे, हम थोड़ा मैच्योर हो गए थे। लेकिन जुनैद, ये क्यों होता है? बैंड बनता है और पीक पे जाता है, जल उसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है, जुनून उसकी एग्जांपल है, वाइटल साइंस के तो दीगर मामलात हुए, कॉल बैंड, फिर पीक पे जाके फिर क्यों टूट जाता है बैंड? या देखें, जब चीज़ शुरू हो रही होती है ना, तब आप बहुत पैशनेट होते हैं और तब आप एक बहुत ही कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेज पे भी होते हैं और बहुत आराम से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं किसी भी चीज़ पे, क्योंकि आपको पता है कि एक कॉमन गोल आपके हाथ में होता है कि आपने किसी चीज़ को लेके जाना है और आप एक दूसरे का सहारा लेके ऊपर जा रहे होते हैं। लेकिन जब आप ऊपर पहुंच जाते हैं तो फिर आपके इंडिविजुअल गोल्स जो है ना, वो आपको नज़र आने शुरू हो जाते हैं कि अच्छा ऐसे मुझे, ये कि होटल का आपने बिजनेस शुरू किया, प्रॉफिट ज़्यादा आने लग गया, तो आपको तो फिर यार आप, मैं हाँ, अकेले विच नहीं इज़ कर सकता। वेरी नेचुरल। आई थिंक मैं किसी को ब्लेम नहीं करता इस बात पे कि, क्योंकि फिर आपके इंडिविजुअल गोल सामने आना शुरू हो जाते हैं, और राइटफुली सो, हर इंसान जो है वो ठीक है, सबसे पहले अपने बारे में ही सोचता है। ऐसे ही, और और शायद उसी वजह से वो बैंड की तरफ आया हो या ख्वाब सजाया हो कि यार मैंने एक पॉइंट पे हाँ, पहुंचना तो ये बहुत नेचुरल सा फेज़ है और ये हर बैंड में आता है, हर बिजनेस में आता है। वो है। तो अभी हमारे जुल्फ़ी से है राब्ता होता है? बिल्कुल, ऑफ कोर्स अभी हम अक्सर कभी कभार क्रिकेट भी खेलते हैं। अरे वाह, तो और कोक स्टूडियो क्यों नहीं किया आपने? यार मैंने कोक स्टूडियो किया था 2000, कोक स्टूडियो 9 किया था सीज़न, उस तो वक्त तो स्ट्रिंग्स, हाँ, हाँ, उस वक्त वो जुल्फ़ी नहीं थे। स्ट्रिंग्स मैं प्रोड्यूसर था। उससे कनेक्ट करना चाह रहा हूँ हाँ। कि फिर जुल्फ़ी ने आपको कभी नहीं कहा कि आओ भाई रॉक बैंड, रॉक सॉन्ग होना यार चाहिए, हैवी? रॉक इटसेल्फ अगर नहीं यूज़ हुआ आजकल के सीज़न में, तो राइटफुली सो, व्हाई, बिकॉज रॉक म्यूज़िक इटसेल्फ पूरी दुनिया में थोड़ा सा बैक सीट पे है फॉर नाउ। और आई इसकी जो बिलीव, टारगेट ऑडियंस और आई बिलीव कोक स्टूडियो जो है वो इट्स अ वेरी Classical. इट्स नो नो, एक ज़माने में था जब गरज बरस, उसकी थी कि अलियास यार भट्ट ने किया इसको लाइव पे ही रखना है, या फिर वो एक था कि यार हमें को लाइव म्यूज़िक ही होगा और ये एक स्टूडियो में शूट होगा। बट आई थिंक ओवर टाइम, आई थिंक दे हैव डिसाइडेड टू शिफ्ट इट टू प्योरली म्यूज़िक, और म्यूज़िक भी वो प्योरली म्यूज़िक जो कि
करंट म्यूज़िक है। सो अब ऑफ कोर्स एक ब्रांड अगर एक चीज़ के पीछे है तो वो यही चाहेगा कि उसको मैक्सिमम रीच कहाँ मिल रही है, और मैक्सिमम रीच आजकल इसी फॉर्म ऑफ म्यूज़िक मिल रही है। लेकिन रॉक म्यूजिक एक अलग, लेकिन सब भुला के जो आपका वो सॉन्ग है, जो वो ट्रैक है, आई एम श्योर जो जो ये देख रहे हैं वो सुन चुके होंगे, सुनते होंगे अपनी प्लेलिस्ट में, और जिन्होंने नहीं सुना वो सब भुला के एक दफ़ा ज़रूर सुने, उनको अंदाज हो। तो वो उस टाइप का म्यूजिक तो चल सकता है, कोक बिल्कुल स्टूडियो चल में सकता है। आजकल में आए तो वो तो छा बिल्कुल जाए। चल सकता है। कोक स्टूडियो का ऑफ कोर्स जुल्फी विल बी एबल टू कमेंट ऑन दिस, लेकिन ये कि आई बिलीव के व्हाट दे आर डूइंग इज राइट। व्हाई? क्योंकि जो आजकल आप नंबर्स देख रहे हैं म्यूज़िक में, जो जिस डायरेक्शन में ऑडियंस जो सुन रही है, दे आर एक्चुअली कंपाइलिंग दैट एंड अरेंजिंग दैट एंड दे अरेंजिंग इट ब्यूटिफुली। यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि जो आजकल चल रहा है उन्होंने वही उठा के डाल दिया, नहीं, उन्होंने एक बड़ा अच्छा क्रिएटिव मिक्स बनाया है जिसमें वो कल्चर को भी इन्फ्यूज़ कर रहे हैं, आजकल के नए आर्टिस्ट को भी इन्फ्यूज़ कर रहे हैं, और उसमें मॉडर्न एलिमेंट भी है, हल्का सा क्लासिक एलिमेंट भी है, बट येस ऑफ कोर्स इट्स मोर ड्रिवन टूवर्ड्स द करंट ऑडियंस, द जेन जी ऑडियंस, मोर ड्रिवन टूवर्ड्स। आपको लगता है, सिंस आपका क्रिकेट में भी बहुत इंटरेस्ट है, उस पर भी बात करनी है, कोक स्टूडियो अब पीएसएल का दर्जा रखता है, पाकिस्तान सुपर लीग, जो आ गया कोक स्टूडियो में एक दफ़ा पहुंच गया, उसका करियर बन गया, उसकी म्यूज़िक जर्नी शुरू हो गई? ये तो शुरू से था, शुरू से इसलिए था क्योंकि म्यूज़िक में ओवर टाइम ऑर्गेनिक रीच है, अभी भी है, नो डाउट है। लेकिन ये कि जहाँ पे अच्छा गाना हो और उसके पीछे एक पुश हो, एक ब्रांड पुश हो, वो तो फिर उसके बारे नहीं आ रहे हैं ना। सो विद कोक स्टूडियो इज़ के गुड सॉन्ग्स विद गुड पीआर एंड पब्लिसिटी पुश, तो फिर आप कैसे मिस करेंगे? फिर आपको अच्छा गाना मिस ही नहीं करेंगे, वरना यूजुअली होता है अच्छे गाने बन जाते हैं या लेकिन लोगों के सामने आ नहीं पाते। लेकिन विद कोक इज़ के अच्छा गाना अगर आपने बनाया है, अच्छा गाना रिलीज़ हुआ है, तो फिर वो दुनिया को नज़र आएगा, एक दफ़ा वो उनको सुनने को मिलेगा, फिर वो सोचेंगे अच्छा ये अच्छा है नहीं है, अगर अच्छा है तो फिर वो उसको हिट कर देंगे, और वो हिट हुए हैं। पास्ट 2 सीज़न में आपने देखे हैं बहुत गाने हिट हुए हैं, इस सीज़न में आपके कौन से फेवरेट कुछ ऐसे म्यूजिशियंस या कोक स्टूडियो के 2 3 4 गाने के, यार ये ओवर द इयर्स तो बहुत गाने हैं यार, ओवर द इयर्स। रीसेंट पास्ट में? रीसेंट पास्ट मैंने देखो, जैसे मैंने सुने टॉप ऑफ माई माइंड तो आतिफ असलम का ताजदार आराम है, ऑफ कोर्स, जो कि एक मैसिव हिट, जो कि कोक स्टूडियो को ग्लोबली कहाँ ले गया गाना। और रिसेंट इस सीज़न में झोल गाना बहुत अच्छा था, जो कि बड़ा अप्रिशिएट किया मैंने, बिकॉज मैं अभी भी कोक को हालांकि अब कोक बहुत विजुअल हो गया है, बट मैं अभी भी कोक स्टूडियो को बहुत ही ऑडियो लिसनिंग के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा सुनता हूँ। अच्छा, एक कैटेगरी है जो ये हम ज़्यादा कोक स्टूडियो को डिस्कस करें, लेकिन ऑब्वियसली आपका उसमें एक्सपीरियंस भी, आपका कमेंट बड़ा मैटर करता है। विजुअली भी गाना अट्रैक्ट होती है आवाम, या एट द एंड ऑफ द डे दिस इज द ऑडियो, कि ऑडियो है तो गाना? यार देखें, जब आप किसी चीज़ को सुनते हैं तो आपके दिमाग में एक विजुअल आता है। कोई भी गाना आप सुनते हैं, आप किताब पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में उसका एक विजुअल आता है। इमेजिनेशन। विजुअल के बगैर आप किताब नहीं पढ़ सकते। सो गाना भी जब आप सुनते हैं तो आपके दिमाग में एक विजुअल बज रहा होता है उसका। अगर आप उसको बहुत अच्छा विजुअल दे देते हैं जो गाना डिज़र्व करता है, तो गाने की फिर जो उसकी रीच है या उसकी एम्पलीफिकेशन इटसेल्फ बहुत अच्छी हो जाती है। सो येस, अगर आपके पास वो रिसोर्सेज हैं और वो क्रिएटिव माइंड है, तो एक अच्छी वीडियो होना एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं है और आपको पता है आपका गाना बहुत स्ट्रांग है और आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो कभी कभार सेल्फ गाने ही बहुत हिट हो जाते हैं विदाउट वीडियोस। और आजकल में समहाउ यूट्यूब का ज़्यादा रोल है, रील्स का, शॉर्ट्स का ज़्यादा रोल है, तो वो कहीं ना कहीं वो एक पार्ट हिट हो जाता है, 15 सेकंड का है, तो वो उसकी वजह से लोग वापस आते हैं, तो ये भी मैटर करता है वीडियो की वजह से भी। वापस आते हैं 2009 T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जीता। क्रिकेट के आप बहुत बड़े फैन हैं, आप क्रिकेट खेलते भी बहुत अच्छे हैं, आपकी मैं अक्सर स्टोरीज देख रहा होता हूँ, आप अक्सर मैन ऑफ द मैच होते हैं। 2009 वर्ल्ड कप जीतता है पाकिस्तान, उसके बाद वो जो एक खुशियों का सिलसिला होता है, उसमें एक गाना आता है बदल दो ज़माना, और वो मुझे लगता है कि उस दौर का, उस फेस्टिविटी का, वो दिल दिल पाकिस्तान था उस जनरेशन का, कि बदल दो ज़माना हर वक्त गाड़ियों में ऊंची आवाज़ में पाकिस्तान जीता है। हमसे ज़माना की बात करें, बदल दो ज़माना की बात करें, हमसे ये ज़माना और बदल दो ज़माना, आपने फिर वो इसकी बात किया। हाँ, तो ये हमसे ये ज़माना, बदल दो ज़माना,
वो दौर मैं चाहता हूँ कि आप वो रिकॉल करें। एक क्रिकेट फैन, वर्ल्ड कप जीते हैं, हम T20 चैंपियन हैं, और फिर ये गाना आता है, हर जगह चल रहा होता है, एड्स में चल रहा होता है। वो क्या दौर था, क्या फील था? हमारे लिए बहुत लकी था। हमने तो गाना वैसे ही क्रिकेट के जोश में लिखा था, हमसे ज़माना, और वो रिलीज़ भी हमने कर दिया था आई गेस। हमें फिर ब्रांड से कॉल आती है कि यार ये गाना हमने इंगेज करना है इस वर्ल्ड कप में। हमने कहा ऑफ कोर्स क्यों नहीं कर लेते हैं। टू आवर सरप्राइज़ पाकिस्तान जीत जाती है और वो गाना साथ में उसको पुश मिल जाता है। और ऑफ कोर्स जज्बा जुनून के साथ भी ये हुआ था कि वो टीम जीती और साथ में गाना है और जज्बा जुनून बिकेम अ सुपर हिट। तो हमसे ज़माना वो भी बहुत एक हिट हो गया। सो उसका क्रेडिट तो जाता है टीम को। बिल्कुल। तो वो मेमोरीज क्या है कि पाकिस्तान जीता हुआ है, आपका गाना भी हिट हो गया है, हर तरह से एक खुशियों वाली बहुत भी। यार, जब मैं क्योंकि कभी खेलता भी हूँ क्रिकेट, तो मुझे पता है कि स्टेडियम में जो फील आती है गाने की, वो सीन ही है। जैसे हमें लाइव शो करते हुए जो फील आती है, ऑडियंस का एक जो पुशबैक आता है, वो हमारे लिए बहुत मैटर करता है। वो हमें एक खून बढ़ा देता है हमारे अंदर। इसी तरह जब गाना बजता है आपका स्टेडियम में, तो जो प्लेयर है वो भी जोश में आता है। ऐसे ही। और जो ऑडियंस बैठी देख रही थी वो भी जोश में आती है। तो जब बजता था हमसे ज़माना, तो एक गूज़बम्प आते थे हमें। और हमें लोग भी मिलते थे ऐसे बहुत सारे जो कहते थे यार ये गाना जब बजता है ना तो यार यहाँ लगता है। कमाल। उस उनमें से मैं एक था, शायद हमारी उस दौर में क्योंकि मुलाकात हुई हाँ, होती, तो मैं अंदाज़ा आज भी हमें नहीं हो सकता, आज भी वो उस लेवल का गाना नहीं आ सका। और उसके बाद वो भी बजता था। फिर हमने जब हम ज़ल्मी दिया, मैं ये इस पे ही आ रहा था, ज़ल्मी पेशावर दिया ज़मीन। हमने जब पेशावर ज़ल्मी को, तो मुझे याद है कामरान अकमल जो थे वो ज़ल्मी की टीम में थे, और मुझे आज भी कहीं ना कहीं मिलते हैं और वो कहते हैं यार वो जो गाना था ना तुम्हारा, यार वो गाना बहुत कमाल था जुनेद ज़ल्मी। भाई, मैं जिम में अभी तक वो सुनता हूँ, और वो जो है हम सल्फी, हाँ, वो गाने का वो जो आपकी रश कॉम्पोजिशन था, थी? वो जुल्फ़ी ने कंपोज किया था। अच्छा। और हमारे दोस्त है समी समी खान, उसके साथ मिल के। समी हमारा एक अच्छे प्रोड्यूसर भी हैं, लिरिसिस्ट भी हैं, और वो पठान हैं। तो हमें पठान क्योंकि था ज़ल्मी गाना था, पश्तो गाना था, तो हमने पठान चीज़ें उसको इन्फ्यूज़ करनी थी, तो समी को बीच में इन्वॉल्व किया और वो गाना कंपोज किया। और उस गाने में वो तो रोर थी ना हम ज़ल्मी के, यार जोश बस और हाँ जज्बा जोश था। डालना। तो वो ग्राउंड में बजता था, और मुझे कामरान अकमल जैसे और बहुत से क्रिकेटर्स कहीं मिलते थे जो कि ज़ल्मी का हिस्सा थे। वो बोलते थे कि यार ये गाना जो है ना, ये और उसकी चलता था वीडियो भी तो बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बनाई थी। हाँ हाँ। तो ये भी एक ख्वाब का, एक बंदा क्रिकेट का दीवाना है, फिर क्रिकेट का दौर, हाँ हमसे ये ज़माना हिट होना, फिर आप घुल मिल जाना उन्हीं क्रिकेटर्स के लिए गाने बनाना, हाँ, ये भी एक जर्नी है, ख्वाब की तकमील है। बिल्कुल यार। देखें बिल्कुल ऐसा ही है। हम क्रिकेट के फ़ैन रह भी चुके हैं, अभी भी हैं। हमारे जो फेवरेट क्रिकेटर्स हैं उनके साथ बैठने का मौका मिल जाए, बात करने का मौका मिल जाए, वो एक और एक फैसिनेशन है। MSL हमने एक लीग खेली, जो क्रिकेट की लीग थी, और जिसमें हम क्रिकेटर्स के साथ खेल रहे थे, यानी शोबिज़ के प्लेयर्स और क्रिकेटर्स साथ में एक टीम में। सो उस लीग में इंज़मामुल हक भी हैं, उस लीग में मिसबाह-उल हक भी हैं, शाहिद अफरीदी भी हैं, अरशद ख़ान भी हैं, अब्दुल रज़ाक भी हैं। सब हैं, उनके साथ बैठ के जो मजाक करना, उनकी खुद आप स्टोरीज़ को बॉलर हैं, सुनना। बैट्समैन हैं, बैटर हैं, क्या हैं? मैं ज़्यादा बॉलर ही हूँ, ओपनिंग बॉलर। पर फिर जब तो आपकी क्रिकेट में क्यों बॉल, नहीं गए? यार क्रिकेट उस वक्त नहीं आई थी जब जब आई थिंक जवान हो रहे थे, तब तो म्यूज़िक था उस वक्त। अच्छा, तब क्रिकेट का म्यूज़िक था। शौक बाद में आया। क्रिकेट का शौक था, खेलते थे, लेकिन म्यूज़िक था उस वक्त। और लेकिन प्रोफेशनली हार्ड बॉल क्रिकेट जो थी ना, वो इतनी नहीं थी। ये आई मेरे ख्याल में कोई 5-6 साल पहले आई मेरे पास, जब मैं कराची में मूव हुआ और मैं हमारी मोइन खान अकेडमी में फ़ेज़ 8 में यहाँ पे जब हमारी मेंबरशिप हुई। हमारे बड़े पुराने और हमारे फेवरेट सिंगर हैं तहसीन जावेद साहब। तहसीन जावेद साहब जो हैं, उन्होंने कहा हमारे शोबिज़ के प्लेयर्स को कि यार यहाँ पे आके मेंबरशिप लो। सो जब वहाँ पे मेंबरशिप हमारी हुई, तब हार्ड बॉल क्रिकेट का शौक़ हुआ। तब पता चला यार एक और ये डायमेंशन ही और है। तब कंधों पे दर्दें निकली, खलियाँ पड़ी टांगों में, अजीब एक और। लेकिन इतना जोश चढ़ गया उस वक्त, इतना मज़ा आना शुरू हुआ कि हमने कहा घुस जाएंगे इसके अंदर। घुस गए और फिर एक पॉइंट पे स्किल भी डेवलप कर ली। फिर MSL खेला जब प्रोफेशनल क्रिकेटर्स के साथ, तब एक बड़े से बड़ा क्रिकेटर है इंज़माम
भाई जैसे क्रिकेटर अगर कहते हैं कि यार आपकी बॉल जो है वो हमें कुछ पॉइंट पे मुश्किल पड़ी थी, तो यार एक पॉइंट पे आके बंदा कहता है यार कि चलो जो खून मारा है, जो जो खलियां पड़ी हैं या फिर कोई जो दर्दें निकली हैं, वो किसी उसका कुछ रिजल्ट मिला है। रिजल्ट मिला। अच्छा जुनेद, इससे पहले कि हम एक्टिंग पे आए, आप एक बड़ी आपके बारे में हमारे सोर्सेज ने बताया है अच्छा, कि सूत्रों आप ने सूत्रों ने बताया कि आप वैसे बहुत फन लविंग हैं, बहुत कॉमेडी करते हैं, बहुत हाँ एंजॉय हाँ करते हैं, हाँ हाँ और फिर आप गाने गाते हैं, शायद उस पिच पे गाते हैं, हाँ और एक जब आप सामने यानी पब्लिक मकामात पे मिलते हैं तो आप बहुत सीरियस से होते हैं और बड़े खामोश तबा से होते हैं। यार ये इतनी पर्सनैलिटीज एक बंदे में कैसे हो सकती हैं? यार बेसिकली शर्मीले इंसान है हम, अच्छा। बेसिकली। तो वो जो शर्मीला आदमी होता है ना, वो एकदम खुलता नहीं है। उसको बड़ा अपना एक क्लोज्ड ट्रस्ट सर्कल चाहिए होता है जिसके सामने वो कंफर्टेबल होता है, और लेकिन जब वो कंफर्टेबल हो जाता है तो फिर वो उसके अंदर का एक निकल आता है। सो जितने मेरे जो जो ट्रस्ट सर्कल के लोग हैं या जिनके साथ मैं ज़्यादा वक्त गुजारता हूँ, उनके साथ मैं कंफर्टेबल हो जाता हूँ, और फिर उनके साथ फिर मजाक भी चलता है, हंसी मजाक भी चलती है। जिस तरह मैंने ड्रामा किया था हम तुम, कोई भी ये मान नहीं सकता था कि मेरे अंदर कॉमेडी मैं कर भी सकता हूँ, किसी को भी नहीं था यकीन की हो सका। लेकिन वो डायरेक्टर जो था मेरे दानिश नवाज, क्योंकि मेरे दोस्त हैं, तो उनको था कि यार ये कर लेगा। तो जब वो हम कर रहे थे और जब वो निकल के आया तो इवन द चैनल वाज सरप्राइज, द क्रिटिक्स वर सरप्राइज, द ऑडियंस वाज सरप्राइज कि यार ये तो इसके अंदर कॉमेडी का कीड़ा काफ़ी अरसे से। बट वही बात है कि आपके दोस्त साथ हो तो वो अंदर निकल आता है। ऐसे ही। तो ये बेसिकली ये है प्रॉब्लम इस स्टेज पे। तो ये था कि वो जो मैंने जैसे पहले कहा कि वो अंदर की भड़ास जो थी ना, वो निकालने का मीडियम चाहिए था, वो मुझे स्टेज मिला कि यहाँ खड़े होके ना मैं दिल खोल के अपनी बात करूँगा, वो मुझे मीडियम मिल गया। बाय खुदा का शुक्र है कि वो मीडियम मुझे मिला और मैं वहाँ पे, वरना ये बड़ी खुशकिस्मती की बात मैं समझता हूँ कि बहुत कम लोगों को ऐसी मौके मिलते हैं जहाँ पे वो अपनी दिल की बात कर सकें। लेकिन मुझे वो स्टेज मिला। स्टेज पे जब मिला तो फिर अंदर के फिर वो एक निकलता है, एक शेर निकल के हाँ, अंदर बाहर। का शेर निकलता है जो कि फिर वो दहाड़ता रॉक लोगों के स्टार आपने, बन और गए। जो फिर वो बोलता है कि यार ये है, ये कहना चाह रहा था मैं। तो जब इतना स्टेज से प्यार, रॉक स्टार फील, गाने चल रहे हैं, गाने हिट हो रहे हैं, ये हमारा शिकवा भी है, ये मेरा भी शिकवा है, हाँ सब कुछ जबरदस्त चल रहा है म्यूजिक में, हाँ म्यूजिक छोड़ के और म्यूजिक को बिल्कुल साइड पे कभी कभी वाला सीन करके एक्टिंग में क्यों आ गए? यार आई थिंक जब मैं म्यूज़िक जब कर रहा था उस वक्त मुल्क के हालात कुछ ऐसे हो गए कि लाइव शोज़ होना बहुत कम हो गए थे, अच्छा। और उस वक्त बहुत कम म्यूजिशियंस थे जो बहुत कंसिस्टेंटली म्यूज़िक कर रहे थे। मेजॉरिटी जो थे वो मेरी तरह म्यूज़िक कर नहीं पा रहे थे क्योंकि एवेन्यूज़ नहीं मिल रहे थे, ना स्पॉटिफाई था उस वक्त, कॉन्सर्ट्स हो नहीं रहे थे, टीवी चैनल्स जो थे, म्यूज़िक चैनल्स वो बंद हो रहे थे। सो अक्सर म्यूजिशियंस ने अपनी म्यूज़िक को रोक लिया, स्पेशली रॉक म्यूज़िक जो कि बहुत ही कॉन्सर्ट ड्रिवन म्यूज़िक है, यानी OSTs में नहीं बजता रॉक। सो हमें क्या मीडियम था, लाइव कॉन्सर्ट्स। लाइव कॉन्सर्ट होना बंद हो गए। सो उस वक्त फिर एक्टिंग के दरवाजे खटखटा रहे थे मेरे अंदर कि भाई आप इधर आ जाएं, शाबाश, आप ये भी देखें, ये स्क्रिप्ट देखें, ये देखें। वो बहुत अरसे से मुझे टैप कर रहे थे तो चैनल्स एक्टिंग वाले। में दिल मुतमईन होता है, या जब स्टेज पे परफॉर्म करके हजारों लाखों लोग जुनेद कॉल बैंड या जुनेद खान कहते होंगे, सेल्फ सेटिस्फेक्शन का फील होता दोनों चीज़ें अपनी जगह हैं और दोनों चीज़ें बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी मांगती हैं। वही बात है कि आप ऑडियंस आपको पसंद कर रही है तो आपको उनको वो देना चाहिए जो कि वो डिज़र्व करती है। और मुझे जो था कि मुझे यही था कि यार ठीक है, अगर लाइव शोज़ करने हैं तो अपनी टर्म्स पे कर रहे हैं। वो रिक्वायरमेंट हो, चीज़ें हों, वो सपोर्टिंग चीज़ें हों, स्टेज रिक्वायरमेंट्स हों, वो एटमॉस्फेयर हो, तब भी करूँगा मैं। सो वो आई थिंक वो एक फेज़ आया था जब वो सब ख़त्म हो गया था, लाइव कॉन्सर्ट्स होना बंद हो गए थे। तो फिर टेलीविज़न आया। टेलीविज़न में फिर मुझे बिकॉज एक आर्टिस्ट है, उसको कहीं ना कहीं तो अपनी भड़ास निकालनी है। सो मुझे टेलीविज़न में फिर वो नज़र आया कि यार यहाँ पे मैं अपनी क्रिएटिविटी को निकाल सकता हूँ। तो फिर उस तरफ इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हुआ, तो म्यूज़िक थोड़ा पीछे चला गया। लेकिन जब टीवी इस्टेब्लिश हो गया तब म्यूज़िक की दुनिया ही बदल गई।
तब म्यूज़िक जो था वो बहुत ही मेन स्ट्रीम हो चुका था। लेकिन वो कोई रिग्रेट नहीं है, अभी भी कोई रिग्रेट नहीं है। लेकिन उस चीज़ को एक एक काइंड ऑफ अपने कंधों पे जिम्मेदारी नहीं समझते कि अली अज़मत के बाद उस रॉक स्टार वाली और रॉक म्यूज़िक वाली लेगेसी को आपने लेके चले, उसके बाद अजीब अनफॉर्चुनेट नहीं लगता कि उसके बाद कोई नहीं है रॉक स्टार रॉक म्यूज़िक को लेके चलने वाला, और अब आप जहाँ देखो रैपर नज़र आते हैं, ठीक है वो एक आजकल की जनरेशन की होगी, लेकिन स्टिल हाँ, कमर्शियली रॉक म्यूज़िक इटसेल्फ कोई नहीं कर रहा अभी, अदर देन अली अज़मत। अली अज़मत और आप कुछ कर के रहे हैं बाद बैंड्स, कोई नहीं आया। लेकिन अभी तक वो उस तरह मेन स्ट्रीम नहीं पहुंच पाए जो वो डिज़र्व करते हैं। बहुत अच्छे रॉक बैंड्स हैं पाकिस्तान में। तो आपको क्या लगता है अली अज़मत और जुनैद खान की रॉक म्यूज़िक की लेगेसी कौन आगे लेके चल सकेगा आज के दौर में, या जिनको आप जानते हैं या यार सुनते हैं? मैं वही कह रहा हूँ कि अब इतने अच्छे बैंड्स हैं। खटाखट एक बहुत अच्छा बैंड है, अच्छा, कराकुरम बहुत अच्छा बैंड है, जो कि मेरे हिसाब से जो जो प्रॉपर रॉक मेटल बैंड्स हैं, बहुत अच्छे बैंड्स हैं, बहुत अच्छे म्यूजिशियंस हैं ये हैं। लेकिन उनको भी अभी तक मीडियम नहीं मिल रहा, उनको ऑडियंस अभी नहीं मिल रही। बट मुझे आई एम होपफुल, मैं होपफुल हूँ कि म्यूज़िक जो है वो सर्कुलेट, वो उसकी टाइम आता है दोबारा से, तो रॉक विल रीसर्फेस अगेन। मुझे लगता है अभी इंटरनेशनली तो रॉक म्यूज़िक हो ही रहा है। लिंकिन पार्क की नई एल्बम आई तो वो भी बिलबोर्ड टॉप में थी, कैसे स्पॉटिफाई की टॉप लिस्ट में थी, विच इज़ रेयर दीज डेज कि रॉक एल्बम कोई इस लेवल तक आए। सो आई थिंक वो एक टाइम आता है और किसी को पुश लेना पड़ता है, बट यूर राइट, किसी को वो स्टेप लेना पड़ता है कि उस चीज़ को दोबारा से रिवाइव करना? रिवाइव करे। और आप मैं बिल्कुल उस पर वो नहीं हूँ कि मैं म्यूज़िक को छोड़ा हुआ है, ऐसी बात नहीं है। आई थिंक आई एम वेटिंग फॉर द राइट टाइम। सही। अच्छा, आप एक पब्लिक प्लेस पे जा रहे हैं, मैं जानना चाहूँगा कि 10 लोग हैं, वो आपको एज म्यूजिशियन, एज कॉल बैंड, एज रॉक स्टार जानते हैं, रिकग्नाइज करते हैं, या एज एक्टर कि यार वो आपका वो ड्रामा चल रहा है बड़ा ज़बरदस्त है आजकल के दौर 10 में से एक होगा जो कि एज ए म्यूजिशियन मुझे जानता है। में, और उनमें हाँ, मुबश्शिर हाशमी वो होगा। आप हैं। कई बार बहुत ही इंटरेस्टिंग लोग मिलते हैं, कई बार बहुत ख़वातीन से मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता ना, जो ख़वातीन, क्योंकि ख़वातीन तो मेजरली टेलीविज़न व्यूअर्स हैं, पर ख़वातीन भी कुछ मिलती हैं जो कि मुझे बोलती हैं कि वो म्यूज़िक लिसनर्स हैं। मर्द तो मुझे मिलते ही हैं जो कि कहते हैं, बट ख़वातीन कम मिलती हैं, लेकिन वो भी हैं। बट मेजॉरिटी टीवी की ऑडियंस है, मेजॉरिटी। अच्छा, हम अब इंडिया की बात करते हैं, भारत की। अभी कुछ दिनों पहले एक स्टोरी भी आपने शेयर की हुई थी, किसी ने आपको आमिर खान के बेटे हाँ। जुनैद खान से रिलेट किया था, लेकिन उसमें आपने एक मैसेज दिया था कि बॉर्डर्स खुलने चाहिए, काम होना चाहिए। ड्रामा इंडस्ट्री हैरान कुन तौर पर, और ये अभी की बात नहीं है, पहले से भारत में बहुत ड्रामे देखे जाते हैं, पाकिस्तान के और अभी जितने भी रिसेंट पास्ट में ड्रामे या उससे पहले भी। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि ये कोलैबोरेशन जो दोबारा बॉर्डर बंद हो गए, सब कुछ साइड पे हो गया, कितना टैलेंट वहाँ पे लोग देखना चाहते हैं इंडिया में पाकिस्तान का, और पाकिस्तान का कितना टैलेंट भारत में यार देखना बहुत अनफॉर्चुनेट सी बात है, जब 2011 से पहले जब मामला ठीक थे, द कल्चरल एक्सचेंज, आर्टिस्टिक एक्सचेंज वाज सो मच। हमारे आर्टिस्ट यहाँ पे होते ही नहीं थे। म्यूजिशियंस हमारे स्ट्रिंग्स जो थे वो इंडिया के टूर पे निकले होते थे, आते फिर रहा तो चलो अभी भी कर रहे हैं, फॉर्चुनेट इनफ, क्योंकि वो उनका इंडियन म्यूज़िक लाइब्रेरी बहुत स्ट्रांग है। लेकिन उसके अलावा जिनकी इंडियन म्यूज़िक लाइब्रेरी नहीं भी थी, मैं इतना ट्रैवल करता था इंडिया, कॉन्सर्ट्स करने जाता था, जल जाता था, स्ट्रिंग्स तो जाता था, तो हम बहुत ट्रैवल करते थे इंडिया, और हमें कहाँ कौन इतना कौन से प्यार। शहरों में आपने एज म्यूजिशियन परफॉर्म किया, और कोई ऐसी याद, कोई ऐसा भारतीय फैन मिला हो, या वो बहुत मिलते हैं यार, इतने मिलते हैं। अब तो चलो सोशल मीडिया के थ्रू बहुत मिलते हैं, लेकिन उस वक्त हमें बहुत मिलते थे। मुझे याद है हमने एक शो किया था, जो चैनल वी का एक शो था, बिग वी कॉन्सर्ट, उनकी कोई एनिवर्सरी टाइप शो था, ह्यूज क्राउड, बॉम्बे, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, मतलब आप सी ऑफ पीपल, आप देखो दूर दूर तक लोग, जिसमें आप नहीं होता बड़े बड़े रॉक फेस्ट में जो आप देखते हैं दूर दूर तक आवाम, पहले उतना क्राउड। उसमें मैं था पाकिस्तान से, आतिफ था, रेत एक बैंड वो होता था, इंडिया से शान सिंगर, बप्पी लहरी उस वक्त थे, और इंटरनेशनली एकॉन आया उसमें परफॉर्म आपने भी करने वहाँ के लिए, और हम भी थे, कर रहे थे। सो ह्यूज ऑडियंस। फिर हमने बॉम्बे में, फिर हमने बेंगलोर में किया था रेड बुल साउंड क्लैश,
बेंगलोर में, उसमें जब परफॉर्म कर रहे थे तो लोग ऐसे ऐसे गाने हमारे याद कर रहे थे जो कि एल्बम के नहीं होते, जो पीछे वाले गाने होते हैं, वो भी लोगों ने अब फरमाइश की हमें करने की। दिल्ली में हमने शोज़ किए, एक शादी का भी इवेंट किया हमने सरप्राइजिंगली। एक कपल था जिन्होंने सब बुला के सुना हुआ था। वो कहते थे कि ये हमारा गाना था जिस पे हम मिले थे इस गाने पे। सो हमने कहा कि आपको हमने बुलाने बुलाने अपनी शादी पे, बिकॉज उनके जो समझो कि उनका जो प्यार हुआ था वो इस गाने से हुआ था। सो उन्होंने हमें बुलाया जोधपुर, ह्यूज रिच फैमिली, और वो हाथियों पे पोलो मैच किया पहले उन्होंने। फिर उसके बाद कॉन्सर्ट हुआ। हम थे और टैज़ जो स्टीव नेशन वाला, ये दो आर्टिस्ट थे जिन्होंने परफॉर्म किया था लग्जूरियस वेडिंग। सो इस तरह की बहुत सी कहानियाँ हमने जो थी हमारी इंडिया के साथ एसोसिएशन। तो हम तो इतना प्यार करते हैं इंडियंस को, इंडियंस हमसे इतना प्यार करते हैं, हम जब जाते हैं वहाँ पे आर्टिस्ट को इतना इनकरेज करते हैं, आर्ट की इतनी वैल्यू है। हम यहाँ पे कई बार डिनाई करते हैं, लेकिन इंडियन आर्टिस्ट जब भी यहाँ पे आए हमने उसको इतना प्यार दिया है। ऐसा ही है, इंडियन ऑडियंस टीम ने आई, इंडियन क्रिकेट टीम आज भी अभी कहती है। भी आएंगे अगर वो, उनको बहुत प्यार मिलेगा। और हम जब भी वहाँ गए हैं हमें बहुत प्यार मिला है। और जब हम पाकिस्तान इंडिया से बाहर हमें कहीं मिलते हैं, हम दुबई में कहीं इंडियंस मिलते हैं, या अमेरिका मिलते हैं, कनाडा मिलते हैं, लंदन मिलते हैं, इतना प्यार मिलता है हमें, इतनी रिस्पेक्ट मिलती है बिकॉज ऑफ आर्टिस्टिक एक्सचेंज। ऐसे ही। और टीवी हमारा जो पॉपुलर, अभी हम कहते हैं जो ट्रूली पॉपुलर अगर होता है हमारा आर्टिस्ट, तो वो उन्हीं ऑडियंस से होता है। हमारे मैप में इतने हम हैं तो इतने इंडियंस हैं जो वर्ल्ड ओवर हैं। और जब हमारा काम अप्रिशिएट किया जाता है तो पाकिस्तान में तो अप्रिशिएट किया जाता है, वो तो है, लेकिन जब इंडियंस अप्रिशिएट करते हैं तो इतनी ऑडियंस तक पहुंचता है, बहुत रीच बढ़ जाती है। और इसमें जुनेद, इतना टैलेंट वहाँ पर भी है, लेकिन वो लोग तरसते हैं कि पाकिस्तानी म्यूजिशियन आ जाए, ठीक है। ऑफ कोर्स। और ये भी एक चीज़ शो करती है कि अगर पाकिस्तानी टैलेंट को वहाँ जाके प्रमोट होने की ज़रूरत है तो वो लोग पसंद करते हैं, तो वो प्रमोट हो रहे हैं, चाहे वो एक्टर्स हों, म्यूजिशियंस हों, सिंगर्स आप हों। किसी इंडियन आर्टिस्ट से पूछ लें वो क्या पाकिस्तान आना चाहेंगे, वो कहेगा ऑफ कोर्स हम पाकिस्तान आना चाहेंगे। चाहे वो इंडियन टीम ही क्यों ना हो, इंडियन टीम से भी आप पूछेंगे वो कहेंगे हम तो आना चाहेंगे भाई, हमारे ऊपर प्रॉब्लम्स हैं। सो द पॉलिटिकल इश्यूज़ अगर आप साइड पे करते हैं, वी बोथ वांट टू बी वन, वी बोथ वांट टू ट्रैवल टू ईच अदर्स कंट्रीज। हम चाहते हैं, हमें सिर्फ वो एक फैंटिसाइज बॉर्डर है। करता है, उनको ही हम पाकिस्तान फैंटिसाइज करता है, विच इज जस्ट अ बॉर्डर जिसने हमें दूर किया हुआ है। सो आई रियली होप एंड जो आज के जो हमारे स्टार्स हैं, जो आज के एक्टर्स हैं, उनको वो प्यार सोशल मीडिया पे नज़र आता है, उनको वो तब प्यार वो सही पता चलेगा जब वो वहाँ पे कदम रखेंगे, उनको पता चलेगा कि जो हमने एक्सपीरियंस किया हुआ है, जो लव वहाँ पे लैंड करके मिलता है ना उनकी ज़मीन पे, जो प्यार मिलता है, वो इन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया अभी तक। सो मैं तो चाहता हूँ ये बॉर्डर खुले ताकि ये भी एक्सपीरियंस करें कि आपको क्रॉस द बॉर्डर आपको कितना प्यार मिलता है। आपने इंडियन सिंगर्स का भी जिक्र किया, जैसे शान के साथ भी परफॉर्म किया, बाकी भी कोई ऐसी कोई याद, कोई इंडियन सेलिब्रिटीज़ या इंडियन म्यूजिशियन, सिंगर्स, एक्टर्स से कोई इंटरेक्शन हुआ हो, कोई ऐसी मेमोरी? यार बहुत हैं। हमने शोज़ कुछ दुबई में भी किए हुए हैं। जगी डी के साथ भी शो किया था हमने, बड़ा मज़ेदार शो किया था, बड़ी ब्रिलियंट आर्टिस्ट, फुल ऑफ एनर्जी। और जैजी बी के साथ भी एक शो किया था। जिन्हें मेरा दिल रुक गया, ओह ओह। उस दौर में बड़ा ज़बरदस्त हाँ हिट हुआ था। फिर ये कि इंडियन आर्टिस्ट से भी मुलाकात हुई हुई है। एक ज़माने में याना गुप्ता होती थी, एक बड़ी ग्लैमरस आर्टिस्ट होती थी, तो वो हमारे एक दोस्त थे, कॉमन फ्रेंड इंडियन, उनकी आगे से दोस्त थी। तो उनके साथ हमने कहीं हम पार्टी वूटी भी की हुई हमने इंडिया में। सो काफ़ी सेलिब्रिटीज़ के किसी साथ से रब्ता है, कोई कभी दोबारा बात हुई कि यार मिलते हैं, आना चाहिए, या आपको आना चाहिए? कभी कभी इंटरेक्शन हो जाता है। और अक्सर लोग कहते हैं कि यार मुलाकात होनी चाहिए। कभी कभार जब हालात ठीक थे तब ऑफर्स भी आती थी कोलैबोरेशन की, काम की, लेकिन ये कि ऑफ कोर्स फिर वो जब चीज़ बॉलीवुड हुई से तो कोई ऑफर नहीं आई थी? नहीं आई थी, बिल्कुल आई थी, लेकिन फिर किससे ऑफ आई? कोर्स मटेरियलाइज नहीं हो चुकी, मटेरियलाइज नहीं हो पाई क्योंकि लेकिन वो इनिशियल हालात की। स्टेज पे किसने अप्रोच किया? एक प्रोजेक्ट था आशिकी 2 का, वो उसमें पाकिस्तान से सिर्फ मैं नहीं, 3-4 आर्टिस्ट थे जो कि जिनसे इनिशियली फेस से बात चल रही थी, लेकिन आई थिंक वो जब हालात कुछ ऐसे हुए तो फिर वो चीज़ हो गई। वरना महेश भट्ट वाज वेरी मच इन फेवर ऑफ पाकिस्तानी आर्टिस्ट बैक देन। वो पाकिस्तानी आर्टिस्ट साथ कोलैबोरेट करने का बहुत शौक था उन्हें, और अक्सर आर्टिस्ट को उन्होंने ब्रेक भी दिया पाकिस्तानी, आतिफ चाहे वो असलम, आतिफ है, चाहे वो राहत है, चाहे वो मुस्तफ़ा जाहिद है। मीरा जी भी। हाँ सो उनको बहुत शौक, तो वो बहुत उनको होता था पाकिस्तान से आर्टिस्ट और इंडियन आर्टिस्ट को कोलैबोरेट करना चाहिए।
तो आई होप महेश भट्ट जैसे और भी लोग वहाँ पे होंगे और करना वो चाहते होंगे कि of course कोलैबोरेट करना करें। चाहते हैं। एट द एंड ऑफ द डे जो मीडियम है एंटरटेनमेंट का, म्यूजिक का, इसमें कोई बॉर्डर्स नहीं है। आर्ट में बहुत आर्ट में आर्ट कोई में नहीं border होना नहीं चाहिए, पर अनफॉर्चुनेटली क्योंकि आर्ट एक बिल्कुल फ्रंट लाइन पे होता है, इसलिए फ्रंट लाइन को पहले इफेक्ट, सबसे पहले इफेक्ट हो। हालांकि पीछे शायद हमारा ट्रेड चल रही हो हमारी, शायद वो शायद अभी भी बंद नहीं होगी, कुछ ट्रेड के एस्पेक्ट्स अभी भी चल रहे होंगे, लेकिन फ्रंट लाइन पे क्योंकि क्रिकेट है और शोबिज क्रिकेट है। से तो ऐसे जिस तरह जाती मसला हो गया, अब ये जैसा चैंपियंस ट्रॉफी वाला मामला है। अच्छा, इंडियन टीम जिस तरह हम गए थे वर्ल्ड कप खेलने, तो बड़ी मामला अच्छे हो सकते हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ड्रामे बैन हो रहे हैं, ऐसे ही आपका क्या ओपिनियन है? क्या यार इस पे हक में आप, या आपको लगता है यार कि जब आई नहीं थिंक होना ये चाहिए? दो साइड्स हैं इसकी। एक साइड ये कहती है कि ये एक इंटरनेशनल मीडियम है और इसको हमें लिमिट नहीं करना चाहिए, कि अगर आपने दुनिया से compete करना है तो फिर आप को दुनिया के हिसाब से कंटेंट बनाना है। और फिर अब उसमें कहते हैं कि जी हम पाकिस्तानी हैं तो हमारी एक कल्चरल वैल्यूज़ हैं। उसमें एक साइड कहती है ठीक है, फिर आप अपने डेमोग्राफिक्स के लिहाज से उसको बैन कर दें, या अपने डेमोग्राफिक्स के लिहाज से उसको लिमिट कर दें, या ये भी आर्गूमेंट आता है कि जो आपको लगता है कि ये अगर ये बच्चों के लिए सूटेबल नहीं है तो इसमें पेरेंटल रिस्ट्रिक्शंस लगाएं आप। सो मेरा मानना भी ये है कि कंटेंट जो है आई थिंक अब, क्योंकि आप आइसोलेशन में नहीं रह सकते, आप ये नहीं कह सकते कि यार ये कंटेंट मुझे पाकिस्तान के लिए बनाना है। अब आपको दुनिया के साथ compete करना है। और अगर आप बात करते हैं बड़े से बड़े मुल्क, इवन सऊदी अरेबिया जो है वो भी फ्लेक्सिबल हो गया है अब एक पॉइंट पे आके। टर्की एग्जांपल तो बहुत पहले की है, जो कि बहुत फ्लेक्सिबल है इस मामले में, अपनी कल्चरल वैल्यूज़ भी उन्होंने सेव की हुई हैं और साथ में इंटरनेशनल भी चीज़ें इंजेक्ट की हुई हैं, इतनी कि उनकी उनकी जो इकोनॉमी है वो बहुत बेहतर हद तक चली गई है, क्योंकि उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी को इंगेज किया हुआ है। सो आई थिंक अबाउट टाइम कि हमें भी थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। आई थिंक अपनी जो हमारी सेंसरशिप पॉलिसीज़ हैं विद इन जो हैं उनको हमें रेगुलेट करना चाहिए। कंटेंट की जो एक कैटेगरी है कि ये पीजी है, ये इस कैटेगरी है, इस कैटेगरी है, मी एज अ पेरेंट आई थिंक मैं ये नहीं मुझे ये नहीं कहना चाहिए कि यार ये कंटेंट मेरा बच्चा कैसे देख रहा है। आई हैव टू मेक श्योर कि जो कंटेंट है उस पे जो लेबल लगा हुआ है कि ये अगर पीजी, ये अगर 13 एंड अबव के लिए है, तो मेरा बच्चा 13 से उस एज कैटेगरी के बिलो कंटेंट को ही देखे, उस कंटेंट तक उसका एक्सेस ना हो। आई मेक श्योर आई एजुकेट माई चाइल्ड कि ये तुम नहीं देख सकते। या फिर उसके पास जो इक्विपमेंट है, अगर उसके पास कोई टैबलेट आ रहा है तो उसमें पेरेंटल गाइडेंस लगी हो, और ये सब टूल्स अवेलेबल हैं। ऐसे ही सो मेरा नहीं ख्याल कि हमें एकदम बैन लगा देना चाहिए चीज़ों को। हमें एक प्रोग्रेसिव सोचना चाहिए और एक मिडिल ग्राउंड निकालना चाहिए, जहाँ पे हम अपने आप को इंटरनेशनल मीडिया तक ले जा भी सकें कि यार हम एक बैकवर्ड नहीं हैं, प्रोग्रेसिव भी हैं। जुनीद, बरज़ख के बैन पर आपका क्या ओपिनियन है? हाँ, आई थिंक वही बात है, इसमें भी अब आई कांट रियली पिक अ साइड। व्हाई? बिकॉज कुछ चीज़ें हैं जो कि उसमें ऑब्जेक्शनेबल थी, जो कि हमारे कल्चर के हिसाब से सूटेबल नहीं थी। बट येस, अगर आप कहते हैं कि हाँ पाकिस्तान के लिए उसको लिमिट कर दिया जाए, दैट्स फाइन, यू लिमिट दैट कंटेंट विद फ्रॉम पाकिस्तान। आपने अगर कहते हैं, जो कि उनके प्रोड्यूसर्स कहते हैं कि यार ये कंटेंट हमने स्ट्रिक्टली इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए बनाया था, हमने पाकिस्तान के लिए नहीं बनाया, तो ठीक है, उसको आप लिमिट कर दें, आप पाकिस्तान में ना दिखाएं उसको। सही। अच्छा, अब आखिर में कुछ सवालात हैं रैपिड फायर टाइप के, और मुझे उम्मीद है कि आप मज़ेदार से इसके जवाब देंगे, और कोशिश कीजिएगा जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। ओके। आपके बारे में सुना है कि आप पठान हैं, आपको दुम्बा बहुत पसंद है, दुम्बा बड़े शौक से खाते हैं। तो 3 महीनों के लिए या 4 महीनों के लिए अगर आपको समंदर किनारे छोड़ दिया जाए, तो आप किस चीज़ पे गुजारा करेंगे? समंदर किनारे तो सी फूड ही मिलेगा। क्या ऐसी चीज़ कि जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? देखिए, सबसे ज़्यादा पसंद तो मुझे वैसे मटन ही है, लेकिन समंदर किनारे तो मुझे फ़िश मिलेगी या सी फूड मिलेगा, और सी फूड मैं भी बहुत शौक से खाता हूँ। और चाइनीज़ मेरी फेवरेट डिश है। चाइनीज़ में बहुत कंफर्ट फूड है चाइनीज़। आजकल आपको पता है हॉट पॉट का ज़माना है, बिल्कुल ऐसे। तो हॉट पॉट तो बनाना बहुत आसान है। वो मैं करूँगा, वो आग जलाऊँगा तवे के नीचे, यानी आपको मसला नहीं है? मसला नहीं है, उसी में झींगे मछलियाँ डाल डूल के खा लूँगा। ज़बरदस्त। आप बड़े महंगे और स्टाइलिश कपड़े पहनते हैं, माशाल्लाह, बड़े अच्छे लगते हैं।
तो क्या आपके ड्रामे के बजट ज़्यादा होते हैं या आपको पता होता है कि सेल का सीज़न लगा हुआ है सर बिल्कुल भी महंगे नहीं होते, मैं आपको बता दूं ये, हाँ ये ऐसा नहीं है कि या मेरे फिर को सेल के सीज़न का पता होता है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। आई थिंक मैं वो नहीं है कि मैं चला जाऊंगा कोई वर्साचे की दुकान में कि यार मुझे यही चाहिए, नहीं। आई थिंक मैं कपड़े जो होते हैं ना, चले फिट तो अपनी जगह है, इट्स हाउ यू कैरी दम, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। सो मैं ढूंढता हूँ कि ऐसा कौन सा ब्रांड है जो कि कंफर्टेबल भी है और वो ईजी ऑन द पॉकेट भी है, विच आई कैन कैरी एज वेल। और कॉम्बिनेशंस की एक जो है वो अकल है, वो एक ज़माने में डेवलप कर ली है। सो इट्स ऑल अबाउट हाउ यू कैरी क्लोथ्स। वो फिर आप कैरी करते हैं तो फिर वो महंगे लगना शुरू हो जाते हैं, जो ऐसी बात नहीं है कि मैं को बहुत महंगी चीज़ें नहीं पहनता। सही। अच्छा, प्यार एक दफ़ा ही होता है या आपके ख्याल में दूसरी बार भी प्यार होता है? और क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ, नहीं, पसंद की शादी हुई? प्यार क्यों नहीं हो सकता बार बार, बिल्कुल हो सकता है। और आप अगर एक पॉइंट पे अगर अटैच्ड हैं किसी किसी के साथ, तो एक पॉइंट पे अगर आप कर भी गए तो आगे जाके फिर दोबारा किसी और के साथ भी अटैच हो सकते हैं। और ज़िंदगी तो वो है कि आप आगे बढ़ने का नाम है। तो ऐसा नहीं है कि आप बचपन में अगर आपको प्यार हुआ था तो आप उधर ही पड़े रहें, नहीं, आगे मूव ऑन करें। ज़िंदगी में और बहुत से लोग हैं जिनके साथ आपकी हम आंगी हो सकती है, जिनके साथ आपकी Attachment. केमिस्ट्री मैच कर सकती है, जो कि शायद पहले से बेहतर हो आपके लिए। सो बिल्कुल ये दौर खुले रखने चाहिए आपको। सही। शादी के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें, और नाइल और आहिल के आने के बाद, आपके दो बड़े प्यारे प्यारे माशाल्लाह बेटे, उनके बाद क्या शादी के बाद वो प्यार डिवाइड हो जाता है? वो एक्सपीरियंस। शादी, देखिए शादी तो मेरी थी, इंगेज थी, लेकिन ऑफ कोर्स वो उसके अंदर सबकी रजामंदी भी शामिल थी और मेरी भी शामिल थी रजामंदी। और आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ भी है कि आपकी रजामंदी और आपके आसपास वालों की रजामंदी भी शामिल हो। सो आई वाज वेरी लकी इनफ कि जो मुझे जब मुझे मेरी तरफ से नहीं आई थी रिकमेंडेशन, लेकिन जब आई यहाँ पे तो फिर जब देखा और परखा तो मैंने कहा बिल्कुल ये तो बिल्कुल ठीक, बिल्कुल देर आए दुरुस्त आए। माशाल्लाह। सो और नाइल और आहिल के बाद ज़िंदगी कितनी बदली, ना फादरहुड वाली? मैं बिल्कुल यार, ऑफ कोर्स बदलती है। मैं पहले भी रिस्पॉन्सिबल बच्चा था, लेकिन ये है कि उसके बाद फिर एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, और बहुत अच्छी फीलिंग है यार औलाद की। बहुत अच्छी फीलिंग होती है, और स्पेशली आपको जब एक पार्टनर ऐसे मिलता है जो कि बहुत सपोर्ट करता है, आपके प्रोफेशन को भी आपके घर को भी। देयर इज़ नथिंग लाइक इट। जो घर का पीस ऑफ माइंड जो है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ मैन। इफ़ ही हैज़ टू गो आउट एंड मेक अ लिविंग, तो उसके लिए वो पीस ऑफ माइंड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें मर्द का कमाल भी है और औरत का कमाल भी है, दोनों इकट्ठे अगर इस चीज़ को मैनेज करते हैं तो फिर गाड़ी अच्छी चलती है। और आई बीन लकी इनफ कि माय 2 किड्स नाइल एंड आहिल आर वंडरफुल चिल्ड्रन, बहुत ही अच्छे सुलझे हुए बच्चे हैं दोनों। और अल्लाह का शुक्र है कि क्या मुझे उनका मौका फ्यूचर मिला। क्या मैनिफेस्ट करते हैं? म्यूजिशियन, एक्टिंग, या वो डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी बनना साइंटिस्ट? चाहें जी, वो उनकी मर्ज़ी है। वैसे एक होता है ना। लेकिन उनके अंदर कीड़ा बहुत है। हालांकि मैंने बिल्कुल भी म्यूज़िक घर में उस तरह नहीं लेके आता कि मैं हर वक्त बैठ के गा रहा हूँ। नो नो, घर में आई एम अ वेरी रेगुलर डैड, वेरी रेगुलर डैड। सो ऐसा नहीं है कि मैंने कोई कमरा बनाया हो स्पेशली जहाँ मैं गाना ही बटा रहा बैठ के, लेकिन उनके अंदर है, वो बैठ के रैप भी करते हैं, अरे वाह। हिप हॉप भी करते हैं। जो नाइल है उसने तो मेरे ख्याल में 3 साल पहले एक और, हालांकि ही इज़ 10 नाउ, लेकिन वो 6-7 साल का था तो उसने एक गाना भी लिख लिया था, एक रैप। अरे वाह। बड़ा इंटेलिजेंट था वो गाना, अभी तक मैं पढ़ा है मेरे पास आप कहीं पे। भेजिएगा, ये हमारी ख्वाहिश है कि हम दिखाएं। उसे उसने रिकॉर्ड नहीं किया, उसने लिखा था। फिर जो छोटा है मेरा आहिल, वो तो उसको तो बहुत शौक है बीट बॉक्सिंग करने का। उसकी टीचर जो थी वो पहले परेशान हो गई, वो समझती शायद कोई इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, वो कहीं भी शुरू हो जाता है बैठ के। तो वो हमने उसको बताया भाई बड़ा आर्ट है कि ये ये बीट प्रॉब्लम बॉक्सिंग। नहीं है, ये वो है, बीट बॉक्सिंग करता है बैठ के। सो वो कहीं भी जब उसको मौका मिलता है ना, जब वो खामोश होता है तो वो बस बीट बॉक्सिंग शुरू कर देता है और वो बनाता रहता है बीट्स। सो ये इनके अंदर आया टैलेंट, क्रिएटिव टैलेंट आया है, कहाँ से आया ये। बाप और लेकिन माँ माशाल्लाह दोनों ही टैलेंटेड हैं, तो आने था। अच्छा, आप सबसे ज़्यादा पैसे कहाँ स्पेंड करते हैं? ज़्यादा आपकी स्पेंडिंग कहाँ खाने होती में बहुत करता हूँ स्पेंड, उफ, खाने का। आई थिंक हमने घर में भी, मैंने और आमना ने, हमने यही रूल बनाया हुआ है कि यार बाकी हम जहाँ भी हम कंट्रोल करें, बचत करें, क्या चलो ठीक है। हम लाइट्स, हमने बिजली में हमने करना है कि चलो ठीक है ये हमने कंट्रोल करना है, ये हमने करना। खाने में हमारा कंट्रोल नहीं है। आई थिंक हमने हर चीज़ ट्राई करनी है। हम ट्रैवल भी कहीं ना कहीं करते हैं तो हम
ये कोशिश कर लेंगे किसी तरह ट्रैवल बजट को लिमिट कर लें, बट खाने में हमने ये भी खाना है, वो भी खाना है, उधर भी जाना है। इधर उधर। सो उस मामले में हमारी बड़ी वो है कि खाने जो एक्सपीरियंस है ना उसको हम नहीं छोड़ते हैं। कुछ लोग होते हैं ना जीने के लिए खा रहे होते हैं, कुछ लोग खाने के लिए जी रहे होते हैं। हाँ, हमारा अच्छा बैलेंस बनाया हमने कि हम वो भी हैं कि अब अच्छा बैलेंस भी रखते हैं। ये भी नहीं कि हम, जाहिर बात है फिट भी रहना है तो वो नहीं है कि हर चीज़ आई खा ली, लेकिन एक्सपीरियंस ज़रूर करते हैं हम। ट्रैवलिंग का शौक है या बस ट्रैवलिंग सिर्फ इसलिए कि यार अच्छा पैसे आ रहे हैं, कॉन्सर्ट आ रहा है, या शौक है ट्रैवलिंग का? कौन सी फेवरेट डेस्टिनेशन है? बिल्कुल शौक है ट्रैवल का, और जब मौका मिलता है तो मैं फैमिली को साथ ले जाता हूँ, क्योंकि ये भी है कि बच्चों को भी एक्सपीरियंस होना चाहिए, उनको भी एक्सपोजर होना चाहिए। सो फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन डिपेंड करता है। दुबई हमारे बिल्कुल पास है, तो वो स्पेशली कराची, बीइंग कराची तो बहुत ही पास है, तो वो एक बड़ी अच्छी जगह है जहाँ पे आपको मिक्स ऑफ कल्चर्स मिल जाते हैं, आपको एंटरटेनमेंट मिल जाती है, बच्चों की एंटरटेनमेंट, बड़ों की एंटरटेनमेंट, सब कुछ मिल जाता है। तो दुबई इज़ अ वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है फॉर अ कपल ऑफ डेज़, 4-5 डेज़ हम वी कैन एन्जॉय। कल्चरली आप बात करते हैं तो टर्की, इस्तांबुल एक बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे आपको कल्चरल से बड़ा ट्यून हो जाते हैं, खाने बड़े अच्छे हैं वहाँ के भी। उसके अलावा दुनिया फिरी हुई है, बट मुझे तो ये 2 जगह बेहतर अच्छा, लगती हैं। 3 चीज़ों पे हम ज़रूर बात करते हैं इस पॉडकास्ट में, और मैं एक ही सवाल में आपके सामने सवाल रखता हूँ। एक तो ख्वाब देखना कितना ज़रूरी है, ख्वाब मैनिफेस्ट करना और ख्वाब की तकमील तक पहुँचने कितना ज़रूरी है, खुद को मोटिवेट कैसे करते हैं, और जो आजकल एक ज़हनी सेहत, और पहले भी आज भी ज़हनी सेहत के मसाइल होते हैं यंग जनरेशन में बहुत ज़्यादा है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, उस पर काबू कैसे पाया जा सकता है, बात करना कितना ज़रूरी है? देखें, पहली बात है ख्वाब देखना, तो ख्वाब के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। ख्वाब देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक गोल नहीं बनेगा तब तक आप पहुंच नहीं सकते उस तक। आप बैठे हुए कहीं पे और आज खुद ही कुछ हो जाएगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आपने पहले ख्वाब देखना है, आपने पहले मिशन बनाना है कि आपने वहाँ पहुँचना है। आपने रोज़ बताना है अपने आप को शीशे में खड़े होकर कि यार मुझे ये करना है, तो वो होगा, तो वो हो जाएगा। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड यार। जितने भी बिलियनर्स भी इंसान हैं, या जो भी जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए हुए हैं, चाहे बिलियनर नहीं हो, नेक काम भी जिन्होंने बहुत किए हैं, कहीं ना कहीं वो भी जीरो से इंसान शुरू है, ज़ीरो से शुरू होते हैं। सो ये हर चीज़ अचीवेबल है। कोई किसी भी किस्म का हर्डल, डिसेबिलिटी आपको रोक नहीं सकती। सो अपने आप को मोटिवेट करने वाली बात है। आप कैसे मोटिवेट कैसे कर सकते हैं आप? सो पहली बात है ये कि गोल होना बहुत ज़रूरी। गोल है, उस गोल की तरफ निकल जाएं, अटैक। कोई हर्डल आता है, उस हर्डल को समझे हर्डल है ही नहीं। अगर आप समझेंगे ना यार ये है अच्छा नहीं, फलाना है अच्छा नहीं, फलाना, व्हेन यू टेल योरसेल्फ कि यार Negativity नहीं ये, लाना। हाँ, व्हेन यू टेल योरसेल्फ कि यार ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तब तो वो चीज़ गई। सो पहले अपने आप को बोलें कि ये चीज़ होगी। दूसरी बात ये कि जो चीज़ आपको मोटिवेट करती है, आइडियली आपको उसकी तरफ जाना चाहिए। यानी आपका इंटरेस्ट क्या है? जिस तरह मुझे था कि मुझे एक्सप्रेशन में मज़ा आ रहा था, मेरी मोटिवेशन ये थी। मेरी मोटिवेशन ये नहीं थी कि मुझे करोड़पति बनना है या मुझे बड़े बड़े बिल बोर्ड्स पर नज़र आना है। ये मेरी मोटिवेशन आज तक नहीं है। मेरी मोटिवेशन ये थी कि मुझे स्टेज पे खड़े होकर अपने दिल की बात करनी है, बस ये था बस। भड़ास निकाल रहे हैं। तो वो चीज़, वो मोटिवेशन मुझे लेते ले गई और यहाँ पहुँचा दी। उसके साथ बाकी चीज़ें थी वो सब खुद ही आ गई। सो आपने वो मोटिवेशन ढूंढनी है, वो क्या है, उस मोटिवेशन को पे घुस जाना है आपने। जहाँ तक मेंटल स्टेबिलिटी की बात है, सो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत इंपॉर्टेंट है। आई हैव बिन लकी इनफ एंड आई वाज कॉन्शियस ऑफ दिस फैक्ट टू कि यार मुझे ऐसी चीज़ करनी है जो कि मुझे, मेरी बॉडी को, मेरे माइंड को डिस्ट्रक्टिव ना बनाए, पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाए। इसलिए आई मेड श्योर आई चोज़ म्यूज़िक, आई चोज़ आर्ट की फॉर्म पे मैं ज़्यादा घुसा, क्योंकि मुझे था कि यार ये मेरे अंदर के एग्रेशन को निकाल सकती है। यहाँ मुझे मीडियम मिला। इसलिए जो भी पेरेंट मेरे पास आता है कि यार अपने अपने बच्चे को पियानो दे दूँ या उसको गिटार दे दूँ, मैं कहता हूँ दो भाई, उसको इंस्ट्रूमेंट दो, उसको पेन दो लिखने के लिए, उसको ब्रश दो पेंट करने के लिए, कोई भी उसको क्रिएटिव आउटलेट दो, ताकि वो अपनी जवानी में जब उसके अंदर एक नेगेटिव एनर्जी है या एग्रेशन आता है तो वो इस तरफ निकले, बजाय इसके कि वो किसी डिस्ट्रक्टिव में निकले। सो मैं जितने भी जवान बच्चे जो आज देख रहे हैं उनको ये कहूँगा कि भाई अपनी जितनी भी एनर्जीज़ हैं वो किसी क्रिएटिव फील्ड में निकालो, उस तरफ निकलो, ताकि आपकी जो अंदर का एग्रेशन है, नेगेटिविटी है, वो सारी वहाँ पे पॉजिटिविटी में निकले।
और फिटनेस कितनी ज़रूरी है, वर्कआउट करना कितना ज़रूरी है? फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। आई थिंक मैं जब क्रिकेट मेरी ज़िंदगी में आया तब तो ज़िंदगी बदल गई। आप जिम भी करते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं। बिल्कुल, जब क्रिकेट का शौक चढ़ा तो तब सब चीज़ें अलाइन होना शुरू हो गई। तब मुझे था कि यार मैंने कहा मुझे बॉलर बनना है, मुझे तेज़ बॉल फेंकनी है। वसीम अकरम वाज एन इंस्पिरेशन, शोएब अख्तर वाज एन इंस्पिरेशन। मुझे था कि यार मुझे तेज़ फेंकनी है, मुझे वसीम भाई की तरह स्विंग कराना है, मुझे शोएब अख्तर की तरह बॉल तेज़ विकेटों में मारनी है। अब बॉडी उसकी तरह बनी नहीं थी, उस तरह थी नहीं। जब तेज़ मारना शुरू की, यहाँ से बाजू निकला, यहाँ से टांग निकलना शुरू हुई, तो फिर ओवरऑल फिर फिटनेस रजीम डेवलप की, कार्डियो अब बीच में इनकॉर्पोरेट किया, डाइट चेंज की अपनी, बहुत इंपॉर्टेंट है डाइट चेंज डाइट की। बहुत ज़रूरी। सो मोटिवेशन क्या थी कि यार तेज़ बन एज फास्ट बॉलर, तो उसके हिसाब से सारी चीज़ें अलाइन होना शुरू हो गई। वो चीज़ें आज जो बातें आपसे सीखने को मिली हैं उसमें सबसे ज़बरदस्त बात कि ख्वाब देखना बड़ा ज़रूरी है, और ख्वाबों की तकमील के लिए ये नहीं कि आपने ख्वाब देख लिया कि मैं कुछ बड़ा बनना चाहता हूँ, उसके लिए एक एफर्ट, यानी अगर आपने बॉलर भी बनना है उसके लिए एक फिटनेस, उसकी डाइट, उस पर प्रैक्टिस, फिर बंदा बेहतर से बेहतर होता है किसी भी चीज़ में। बेशक वो लेट आपकी यानी जवानी के बाद टाइम में आ सकती है, वो चीज़ किसी भी टाइम में आ सकती है। जुनैद भाई बहुत शुक्रिया। और ये प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले, पॉडकास्ट ख़त्म करने से पहले मेरी ख्वाहिश है कि आपकी नज़र जो आपका गाना आया है उस वो कुछ गुनगुना दें। अच्छा, या साथ में सब भुला के भी, अगर ये अच्छा। आपकी मर्जी, आप आपकी नज़र के बारे में कुछ बताना चाहते हैं वो सुना दें, सब भुला के भी सुना देंगे तो 4 चांद लग जाएंगे इस पॉडकास्ट। हाँ यार, ये गाना भी रिलीज़ किया, मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं हमारे जो कॉल के साथ शुरू में उन्होंने लाइव प्ले किया। डॉक्टर नुमान हैं बाय प्रोफेशन डेंटिस्ट वो, लेकिन म्यूज़िक की बहुत शौकीन है। उन्होंने हमारे साथ लाइव शुरू में प्ले किया कॉल के साथ। सो उन्होंने मुझे कहा कि यार ये 2-3 गाने हैं उन्होंने कंपोज़ किए कि यार, उन्होंने कहा कि यार जुनैद ये तुम मेरे साथ अगर गाओ तो। मैंने कहा, जब मैंने सुने मैंने कहा मुझे बड़े अच्छे लगे, तो मैंने कहा बिल्कुल हम करते हैं। और वो एक गाना था आपकी नज़र, वो किया, और उसको था पंजाबी टाइप गाना है वो, तो थोड़ा सा गुनगुनाता हूँ। ज़रूर। तेरे नाल मेरा जीवन हीरा, तेरे नाल जीना सोना लगदा, चन वे सुन मेरे सजना, दिल है तेरा सुख है मेरा, चक दे हुण मैनू चक दे, दिल मेरा चक दे, छड़ दे हुण मैनू छड़ दे, मेरे हाल विच छड़ दे, जिधर भी मैं जावां मिले आपकी नजर, तेरे संग जीना जिवें ख्वाबां दा सफर, किधर भी मैं जावां मिले आपकी नजर, जिथे भी मैं जावां मिले आपकी खबर। ये था गाना आपकी नज़र। सब भुला के, और इसके साथ ही हम इजाज़त भी चाहेंगे, सब भुला के कुछ गुनगुना दें। और वो ख्वाब जो मैंने उस दौर में गाने सुनता था, आज मेरे सामने बैठ के आप परफॉर्म करें, ये मेरे लिए भी बहुत प्यारी सी एक फीलिंग है। सब भुला के फिर भी चला मैं, दुनिया की रस्में भुला के, मुझको जो हिम्मत मिली मेरे दिल में बढ़ती रही। जुनैद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुबशर फॉर हैविंग मी। इसके साथ ही जियो पॉडकास्ट ये इख्तिताम को पहुंचता है, और अगले पॉडकास्ट में किसी और सेलिब्रिटी, किसी और इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। हमारे साथ मौजूद हैं मुनीब भट्ट। लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि स्टेप 1 ज़रूरी होता है इस लेवल तक आने के। जब तक आपको लाइफ में फेलियर्स आपने नहीं देखे हुए होते ना, तो आपको कामयाबी की जो असल वक़्त है उसका अंदाज़ा नहीं होता। आप एमन भाभी की पसंद थे या? ताली दोनों हाथों से बजती है, सिग्नल मिलता है तो गाड़ी निकलती है। आपकी फेवरेट पॉलिटिकल लीडर? इमरान खान का मैनिफेस्टो जो था, उसका एक जो चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी थी कि जब उसने बोला था वज़ीर आज़म आप बनते हैं एक दिन के लिए, कौन सा एक काम होगा जिस पर आप चाहते हैं कि यार इस पे काम हो जाए, वो बेशक पीटीआई करे, नून लीग करे, पीपल्स पार्टी, कोई जमात करे, मैं इसको साथ दूंगा। दोस्ती को क्या डिफाइन करेंगे? वो घर पे बीवी बैठ के कह रही कि यार क्या कर रहे हो 3 घंटे बैठ गया, वो नहीं समझा सकते आप उसको
कि जब आप दोस्तों में बैठते हो तो आप एक क्या फीलिंग होती है, आप एक रिलैक्स फील करते हो? एमन भाभी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करती हैं और आपको जाने देती हैं जहाँ जाना चाहते अच्छा, नहीं कॉल आ रही होती है, मैं वो साइलेंट होता है। हैं। सही।